बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि जस्टिस अतहर मिनल्ला ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के सामने किस मामले पर खरी खरी सुना दी और ये मामला क्या था। एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर नाज़रीन कप्तान के खिलाड़ी से मुतल्लिक है। कप्तान का खिलाड़ी जो है नाज़रीन, वो नवाज शरीफ के नक्शे कदम पे चल निकला है और नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलने की वजह से उसे अदालत की जानिब से एक अहम फैसले का सामना है। अब ये कप्तान का खिलाड़ी कौन है और अदालत ने उसके ख़िलाफ़ क्या हुक्म सादर किया है, इसकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और तीसरी ख़बर नाज़रीन, जो आजकल सवाल है कि अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए तो क्या 8 अक्टूबर की जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी थी, क्या अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे? तो इलेक्शन कब होंगे? सबका सवाल है कि आखिर इलेक्शन कब होंगे, किस महीने को होंगे और किस तारीख को होंगे। तो इस मामले पे नवाज शरीफ के तर्जमान ने कुछ बताया है, कुछ उन्होंने लबकुशाई की है। इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों ख़बरों की डिटेल से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले दो मुख्तसर सी ख़बरें हैं। एक ख़बर जो इससे पिछले वीलॉग में आपको हमने एक बड़ी ख़बर शेयर की कि जो इमरान खान साहब की आर्टिकल 245 की इम्पोजिशन के ख़िलाफ़ जिसमें फ़ौज को बुलाया गया था सिविल हुकूमतों की मदद के लिए, उस दरख्वास्त पर एतराज़ात लगे हैं और एतराज़ात लगने के बाद उस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत, नाकाबिल पजीराई करार दे के ख़ारिज कर दिया है। तो जितने एतराज़ात लगे थे उसमें से एक एतराज़ जो है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना रह गया, क्योंकि मेरे पास एक पेज था, दूसरा पेज मेरे सोर्स ने मुझे ग़ालिबन गलती से नहीं भेजा था, लेकिन बाद में वो मुझे दूसरा पेज भी मिल गया जिसमें नाज़रीन ख़बरियत ये है। पहले तो आपको एतराज़ बता देते हैं। उस पेज में नाज़रीन आखिरी एतराज़ ये था कि जो इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की है, इसमें वज़ीर आज़म को फ़रीक बनाया गया है, इसमें वज़ीर दिफ़ा को फ़रीक बनाया गया है, इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर हैं निगरान और जो पंजाब के निगरान चीफ़ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, उन्हें फ़रीक बनाया गया है। तो एतराज़ में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत ये जो चीफ़ एग्जेक्टिव्स हैं या जो वफाकी वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ हैं, मोहसिन नकवी हैं, आज़म ख़ान है KPK के वज़ीर आला, इन्हें आर्टिकल 248 के तहत, आइन का आर्टिकल, इसके तहत आप फ़रीक नहीं बना सकते, इन्हें रिस्पोंडेंट के तौर पे आप शामिल नहीं कर सकते। अब इसमें ख़बरियत नाज़रीन क्या है, एतराज़ तो मैंने आपको बता दिया कि जो मुझे इसमें शॉकिंग लगा नाज़रीन, पनामा के मुकदमे में जब इमरान खान साहब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा स्कैंडल में नवाज शरीफ की नाअहली की दरख्वास्त लेके आए थे, नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे। अब एतराज़ लग के इमरान खान साहब की दरख्वास्त को वापस कर दिया गया, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उस वक्त भी एतराज़ात लगे थे। लेकिन एतराज़ात के बाद फिर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो अलग बहस है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि अगर ये दरख्वास्त एतराज़ लग के वापस हुई है कि वज़ीर आज़म को फ़रीक नहीं बनाया जा सकता, तो उस वक्त किस तरीके से नवाज शरीफ को फ़रीक बनाया गया था, ये बड़ा अहम सवाल है। और फिर उस पर एतराज़ात लगे थे, क्या उन एतराज़ात पर कोई चैम्बर समाअत हुई थी? जैसे अब इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगे हैं तो वो चैम्बर अपील दायर करेंगे, चैम्बर में समाअत होगी। लेकिन आज उस वक्त नवाज शरीफ को फ़रीक बनाया गया, इमरान खान साहब की दरख्वास्त पे एतराज़ लगे। और ये भी आप नाज़रीन याद रखें कि नवाज शरीफ ने इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, उस वक्त वो अदालती मफरूर थे। हालांकि अदालती मफरूर जो है वो सबसे पहले तो अपना जो स्टेटस है मफरूर होने का, उसको अदालत से क्लियर कराता है। जब तक उसका वो स्टेटस क्लियर ना हो, आप के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो आपको हासिल नहीं रहते, आप बुनियादी हकूक़ के जो रेमेडीज़ हैं उसे अवेल नहीं कर सकते। लेकिन खान साहब को वो कंसेशन मिला और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उस केस में नाअहल कर दिया गया। और जो एतराज़ात थे, एतराज़ात पे चैम्बर अपील दायर हुई, लेकिन चैम्बर में उस पर समाअत नहीं हुई थी। ओपन कोर्ट में भी समाअत हुई थी, तो जो एतराज़ात थे उस पर भी समाअत नहीं होती। बल्कि नवाज शरीफ के वकील से पूछा गया कि आपको इस दरख्वास्त के ऊपर कोई एतराज़ तो नहीं? तो उन्होंने कहा हमें तो कोई एतराज़ नहीं। लेकिन उन ऑब्जेक्शन के ऊपर समाअत नहीं हुई, किसी मौके के ऊपर, किसी लम्हे के ऊपर, लेकिन नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया। दूसरी नाज़रीन ख़बर जो आजकल चल रही है वो ये है कि PTI के जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ख़िज़ा के पत्तों की तरह जो है वो झड़ते चले जा रहे हैं तहरीक इंसाफ से। तो कुछ दोस्तों ने, हमारे साफ़ी दोस्तों ने नंबर बताया है कि वो उनकी तादाद जो है 200 से क्रॉस कर गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें मौक़िफ़ क्या है कि अब तक 9 मई के वाक़े को लेके कितने पार्टी के लोग हैं जो तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को खैराबाद या खुदा हाफ़िज़ कह चुके हैं। तो हमें नाज़रीन जो नंबर मिला है
PTI کے مطابق اب تک 101 لوگ جو ہے پارٹی کے جو رہنما ہے وہ تحریک انصاف کو اور خان صاحب کو خیرباد کہہ چکے ہیں، جس میں ناظرین 15 MNA ہیں، 8 MPA ہیں، ایکس MPA 21 ہیں، اور سینئر اپنا جو سینیٹرز ہیں وہ 1 ہے۔ ٹکٹ ہولڈر جنہیں پنجاب اسمبلی کے ٹکٹ دیے گئے تھے وہ 31 ہیں، اور جو ٹکٹ حاصل کرنے کے خواہشمند تھے ان کی تعداد 2 ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین 15 جو ہے وہ پارٹی کے عہدے داران تھے جو اس موقع کے اوپر اس مشکل وقت میں عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، تو یہ ناظرین مجموعی تعداد جو ہے وہ 101 بنتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے وی لاگ کی جو دیگر اہم خبریں ہیں جس کا میں نے تھمب نیل پہ ذکر کیا۔ پہلی خبر کہ انتخابات کب ہوں گے، نواز شریف کے ترجمان کا اس معاملے پہ کیا بیان سامنے آیا ہے۔ جیسے کہ میں نے ناظرین اپنے انٹرو میں کہا کہ اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے پنجاب میں 14 مئی کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا تو پھر الیکشن کمیشن نے تو کل بھی ویسے الیکشن کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہونے جاری ہے، تو الیکشن کمیشن نے تو آخری سماعت پہ اس خدشے کا بھی اظہار کر دیا تھا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد اب تو دوبارہ سے اسیسمنٹ کرنا پڑے گی اور دیکھنا ہوگا کہ کیا اکتوبر میں بھی الیکشن ہوں گے یا اکتوبر سے آگے بھی الیکشن جا سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہی ہے کہ آخر الیکشن کب ہوں گے، الیکشن ہوں گے بھی نہیں ہوں گے، موجودہ حکومت کی میعاد کو کہیں 6 ماہ 1 سال بڑھا تو نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ سوال آج ایک ٹی وی ٹاک شو میں عمران خان نواز شریف کے جو ترجمان ہیں، پہلے تو آپ ناظرین بتائیں آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف کے ترجمان کون ہیں؟ بہت سارے دوستوں کو یاد ہوگا، مجھے پتہ ہے، لیکن کچھ دوستوں کو شاید یاد نہ ہو، تو وہ محمد زبیر صاحب ہیں، اسد عمر صاحب کے بھائی۔ آج وہ ایک پروگرام میں تھے، ان سے پوچھا گیا الیکشن کے حوالے سے سوال کہ الیکشن کب ہوں گے، تو انہوں نے بتایا کہ اسمبلی اپنی میعاد پوری کرے گی، یہ ہوگا فلاں ہوگا۔ تو ان کا جو کہنا تھا الیکشن کے حوالے سے جو سوال ہے کہ الیکشن ہونے کب ہے، انہوں نے کہا جی نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے، نومبر میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور الیکشن سے پہلے نواز شریف بھی واپس آ جائیں گے، یہ بھی مصطفیٰ نواز کے رہنماؤں کا کہنا ہے۔ تو یہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آیا ہے نواز شریف کے ترجمان کا۔ اس سے پہلے حکومتی وزراء سٹیٹمنٹ دیتے رہے، لیکن اب کی مرتبہ نواز شریف کے ترجمان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ کپتان کا کون سا کھلاڑی جو ہے وہ نواز شریف کے نقش قدم پہ چل نکلا ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہے جب صحت کے مسائل کی وجہ سے نواز شریف ملک سے باہر گئے تھے تو ایک پورا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، غلط یا صحیح، لیکن یہ کہا گیا کہ نواز شریف عدالتی مفرور ہے، نواز شریف بھگوڑا ہے، نواز شریف ایسا ہے، نواز شریف ویسا ہے، یہ علاج معالجے کا بہانہ کر کے باہر چلا گیا۔ اب یہ پروپیگنڈا صحیح تھا غلط تھا، اس بحث میں جائے بغیر اب ناظرین کپتان کا کھلاڑی بھی وہی کچھ کر رہا ہے، یعنی آپ پہلے جو خود کہا کرتے تھے جس کو غلط کہہ رہے تھے آج آپ وہ خود کر رہے ہیں۔ شہباز گل صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، عمران خان صاحب کے سابق ترجمان، عمران خان صاحب کے سابق چیف سیکیورٹی آفیسر، جن پر اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ ہے، اس میں انہیں ضمانت ملی، اور ضمانت ملنے کے بعد انہوں نے عدالت میں درخواست دی کہ میرا نام ECL سے نکالا جائے۔ ان کا نام ECL سے نکال دیا گیا، فیملی سے ملنے کے لیے امریکہ چلے گئے۔ آج کل امریکہ میں وہ وی لاگ کر رہے ہیں، آج کل وہ امریکہ میں عمران خان صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے فورن ایجنٹ بن گئے ہیں کہ وہاں پہ جو فنڈز اکٹھے کیے جائیں گے اس کے ایجنٹ جو ہوں گے عمران خان صاحب کے امریکہ میں وہ شہباز گل صاحب ہوں گے۔ ان کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ تو آج ان کے خلاف جو مقدمہ تھا اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا، اس کی سماعت ہوئی۔ جو شہباز گل صاحب کے وکیل تھے مرتضیٰ توری صاحب وہ پیش ہوئے، 2 مرتبہ کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا۔ استثناء کی درخواست تھی کہ شہباز گل صاحب پیش نہیں ہو سکتے، کچھ اور بھی ایسے باتیں ٹیکنیکل چیزیں عدالت کے سامنے جج طاہر عباس سپرہ صاحب کے سامنے پیش کی گئیں، لیکن جو پروسیکیوٹر تھے ناظرین انہوں نے سوال یہ اٹھایا، انہوں نے اعتراض یہ اٹھایا کہ شہباز گل صاحب کو آپ نے ضمانت دی ہے، وہ عدالت میں آتے نہیں، انہیں استثناء کیسے دی جا سکتا ہے؟ ان کی ضمانت منسوخ کریں، انہیں ضمانت کی منسوخی کا نوٹس جاری کریں۔ تو عدالت نے دونوں جانب کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد شہباز گل صاحب کی ضمانت منسوخی پر انہیں نوٹس جاری کر دیا ہے، اور نوٹس کیا ناظرین جاری کیا ہے؟ ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹ جاری عدالت کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اگر اس نوٹس کے اوپر شہباز گل صاحب عدالت میں پیش نہ ہوئے جو ان کے خلاف مقدمہ ہے، تو پھر جو نواز شریف کے خلاف اشتہاری یا عدالتی مفرور قرار دینے کی کارروائی عدالتی کی گئی تھی، آگے بڑھائی گئی تھی، وہی کارروائی پہ شہباز گل کے خلاف بھی ہو گئی۔ لیکن دیکھیں گے کیا PTI کے لوگ اب شہباز گل کے خلاف بھی اسی قسم کے ٹرینڈ چلائیں گے؟ عدالتی بھگوڑا، عدالتی مفرور، یہ بھی نازی چیز جو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے چیف جسٹس عمر بندیال کے سامنے کس معاملے پر کھری کھری سنا دی۔ یہ ناظرین معاملہ ہے جماعت اسلامی سے متعلق۔ جماعت اسلامی ناظرین آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے 2015 میں جو کے الیکٹر کی نشکاری ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا تھا۔ آج جماعت اسلامی کی اس درخواست پر
सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में, जिसमें जस्टिस बंदियाल साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक साहबा थी और जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब थे। अब इस केस की समाअत का अहवाल तो आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन आप नाज़रीन ये भी देखिएगा कि जमात इस्लामी का दोहरा मयार, कि जमात इस्लामी के कौल व फ़िल में तज़ाद कैसे है, जमात इस्लामी का दोहरा मयार कैसे है। अब इस दरख्वास्त में ये निजकारी के ख़िलाफ़ आए हैं, के इलेक्टर की निजकारी के ख़िलाफ़ आए हैं। यानी आज जब अदालत में इस मुकदमे की समाअत चल रही थी, उसमें ये कहा गया कि ये निजकारी जो है इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, इसको कलअदम करार दिया जाए। तो इस पर अत्तर मिनल्ला साहब ने क्या रिमार्क्स दिए, पहले तो आप रिमार्क्स नाज़रीन सुन लें कि आज अत्तर मिनल्ला साहब जो है वो किस मोड में थे, क्या उनकी परफॉर्मेंस थी। अत्तर मिनल्ला साहब ने नाज़रीन ये कहा, ये मुझे हाँ जी ये आ गया। अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि देखें, जमात इस्लामी का बड़ा हमें एहतराम है। आर्टिकल 184(3) के केसेस में माजी में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। पाकिस्तान स्टील मिल का केस भी आर्टिकल 184(3) के तहत सुना गया था। आपको याद होगा कि स्टील मिल की निजकारी हुकूमत ने करने का फैसला किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेके स्टील मिल की निजकारी को कलअदम करार दिया था। अब आज पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो आप यूँ समझ लें कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए और जो ख़जाना है, जो किटी है पाकिस्तान का, उस पर एक सफ़ेद हाथी बन चुकी है। अरबों रुपए की उसके अखराजात ख़जाने से दी जाते हैं। यानी स्टील मिल जिसे खुद कफ़ील होना चाहिए था, आज वो हुकूमत से बेल आउट पैकेज लेके उसको आगे चलाया जाता है, उसके मामलात को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन फंक्शनल फिर भी पाकिस्तान स्टील मिल नहीं है। तो अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि स्टील मिल का फैसला भी आर्टिकल 184(3) के तहत दिया गया। अदालत के इलेक्टर की निजकारी के खिलाफ ये मुकदमा क्यों टेकअप करे? जमात इस्लामी काबिल एहतराम है, जमात इस्लामी पार्लियामेंट में मौजूद है, वो इस निजकारी के मामले को पार्लियामेंट में जाके टेकअप करे। फिर अदालत ने नाज़रीन क्या कहा, पहले मैं इसकी आवाज़ बंद कर लूँ मोबाइल की। अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा, क्योंकि बेंच में बंदियाल साहब भी मौजूद थे, उनके सामने ये बड़े रिमार्क्स दे रहे थे, बड़े दबंग किस्म के अत्तर मिनल्ला साहब, कि जब जमात इस्लामी पार्लियामेंट में मौजूद है तो वहाँ पर ही निजकारी का इशू क्यों नहीं उठाते। आर्टिकल 184(3) के तहत दी गई ये दरख्वास्त हुकूमत की मुआशी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, जिस पर जमात इस्लामी के वकील ने कहा जी पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर रास्ता तो अदलिया का बचता है। तो अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा ऐसे ना करें, पार्लियामेंट को नाकाम तब होती है जब आप पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट नहीं करते। आप पार्लियामेंट को एहतराम दें, पार्लियामेंट मजबूत होगी। और फिर अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि यह मामला कोर्ट में लाने की बजाय आप पार्लियामेंट में उठाएं, ऐसे इकदाम से ही पार्लियामेंट मजबूत होगी। अदालत निजकारी को कैसे मनसूख कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि यह मामला नेपरा में जाना चाहिए टैरिफ के तयन का, क्योंकि इस दरख्वास्त में के इलेक्ट्रिक के जो टैरिफ है, टैरिफ की डिटर्मिनेशन का जो तरीकाकार है, उसको भी चैलेंज किया गया। इस पर आयशा मलिक साहबा ने ये रिमार्क्स दिए। और फिर चीफ साहब ने नाज़रीन क्या कहा वो भी आपको बता दें। चीफ साहब ने कहा इन मुकदमात को मुतलका फ़ौरन पर जाना चाहिए। मौजूदा केस में 2 जजेस ने कानूनी नुकात को उठाया है। अब दोनों जजेस कानूनी नुकात उठा रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का मामला है, ये हुकूमत की पॉलिसियों का मामला है, आप पार्लियामेंट में जाएँ। लेकिन दूसरी जानिब जो पार्लियामेंट का बनाया गया कानून है, उस पर आज दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए फ़िक्स हो गई है। और चीफ साहब ने खुद को सरबराह रखा है, जो 3 रुकनी बेंच बना है, इजाज़ुल हसन साहब को उसमें शामिल किया है और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया है। पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर जो आईनी दरखास्तें दायर हुई हैं, उस पर कल सुप्रीम कोर्ट समाअत करने जा रही है। जो पार्लियामेंट का मामला है, पार्लियामेंट का बनाया गया कानून है, उस पर कल सुप्रीम कोर्ट में अदालत रखने वाली है। चीफ साहब ने कहा कि ये तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट आई, उसके क्या नताइज निकले, हम इसको नहीं देख सकते। ये हम तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं। चीज़ों को मनसूख करना बड़ा आसान है, कानून को, मैं कहता हूँ कानून को मनसूख करना बड़ा आसान है, जबकि चीज़ों को इकट्ठा करना, इसको मैं शामिल करूँगा, कानून को बनाना बड़ा मुश्किल है। यानी चीफ साहब ये कह रहे हैं कि चीज़ों को मनसूख करना आसान है, इकट्ठा करना मुश्किल है। मैं भी कहता हूँ कानून बनाना आसान है, कानून को उड़ा देना, कानून बनाना मुश्किल है, कानून को उड़ा देना बड़ा आसान है। आगे चीफ साहब ने कहा इस मरले पर तफसील में नहीं जाना चाहते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इकनॉमिक्स इशू से दूर रहने का लिख दिया तो दूसरे फोरम पर भी जाके आपको, दूसरे फोरम भी आपको यही कहेंगे बेहतर ये कि अपनी दरख्वास्त वापस ले लें। तो जमात इस्लाम ने दरख्वास्त वापस ले ली और फिर वापस लेने की इस बुनियाद पर इस दरख्वास्त को निपटा दिया गया। अब सवाल नाज़रीन जो मैंने रखा था कि जमात इस्लामी का दौरा मयार चेक करें, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में के इलेक्टर की निजकारी को चैलेंज किया गया। अभी चंद रोज़ पहले यही जमात इस्लामी थी, सिराजुल हक साहब थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े थे कि आप सियासी मामलात में मुदाखलत न करें। बात ठीक कर रहे थे, लेकिन ये देखें कि वक्त के साथ साथ इनका मौक़िफ़ कैसे बदल जाता है। अदालत से कह रहे थे कि आप इलेक्शन का मामला सियासी जमातों पे छोड़ दें, वो किसी एक तारीख पे इत्तफाक करें, आप इलेक्शन की तारीख ना दें। यानी जैसे जमात इस्लामी को सूट करता है वैसा मौक़िफ़ लेके
یہ عدلیہ کے سامنے یا پارلیمنٹ کے سامنے چلے جاتے ہیں. لیکن بہرحال ہماری جو خبریں تھیں ان کی تفصیلات کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.